अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लास्ट टॉपिक इस ओवरऑल मेन टॉपिक से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक का नाम है फील्ड ऑफ अ शीट ऑफ चार्ज। अब हम इससे रिलेटेड 3 टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसको मैं लास्ट में समराइज़ करूँगा, लेकिन जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। अब इस केस में हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज है। अब शीट ऑफ चार्ज का मतलब ये होगा कि ये 2 डायमेंशनल स्पेस में फैली हुई है। हमने 1 डायमेंशनल स्पेस में देखी है, हमने एक पॉइंट चार्ज का देखा है, इसके अलावा हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखी है। अब जब शीट ऑफ चार्ज की बात आएगी तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे। तो ये जो शीट ऑफ चार्ज है ये 2 डायमेंशंस में इन्फिनिटली फैली हुई है। अब ये कंसिड्रेशन है। तो अगर इन्फिनिटली फैली हुई है तो ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 2 डायमेंशंस में ये फैली हुई है। तो इसके लिए हम और ये पूरी की पूरी चार्ज से भरी हुई है। अब इसके सरफेस पे चार्ज है ये इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप 2 लाइन कंडक्टर्स का निकालते हैं, उनके ऊपर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं कि उसके इर्द गिर्द जो फील्ड बनती है, क्रिएट होती है, तो वो क्या होती है। अब जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो उसके ऊपर भी चार्ज, स्टैटिक चार्ज जो है वो मौजूद होता है जिसकी वजह से फील्ड लाइन जो है वो फैली होती हैं। लेकिन उसके अंदर जो है वो हम कंसिडर नहीं करते फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उस जो हॉलो जो उसके अंदर वाला मतलब वो है कंडक्टर के अंदर वाला हिस्सा, उसके लिए हम सेपरेटली निकालते हैं। तो उसके अंदर फील्ड लाइंस नहीं होंगी, उसके बाहर फील्ड लाइंस होंगी, जिसकी वजह से हम इसको ये कहते हैं कि ये इसके सरफेस पे चार्ज होता है और इस सरफेस चार्ज की वजह से हम इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब वो चाहे सिलेंडर की फॉर्म में हो, चाहे वो प्लेन की फॉर्म में हो, चाहे जिस मर्ज़ी फॉर्म में हो, हम उसके हिसाब से वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। अब इस केस में जो हम चार्ज डेंसिटी कंसिडर करते हैं उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी वजह मैंने आपको अभी बता दी है कि जो भी 2 डायमेंशनल स्पेस में चीज़ फैली होगी उसके सरफेस पे जो चार्ज होगा उसकी वजह से फील्ड लाइंस जो हैं वो फैली होंगी, और उसी फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी निकालने के लिए हम इसमें कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। तो अब आपकी बुक में ये कंसिडर है कि ये वाईजी प्लेन में फैली हुई है शीट, लेकिन ये जो इससे रिलेटेड जो फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी, वो उसी का सेम कॉन्सेप्ट बाकी 2 प्लेन्स में भी निकलेगा। यानी टोटल 3 प्लेन्स बनते हैं, एक बनता है एक्स वाई प्लेन, एक बनता है वाई जी प्लेन और एक बनता है एक्स जी प्लेन, यानी 2 डायमेंशनल स्पेस में। तो इस केस में ये वाई जी प्लेन कंसिडर किया हुआ है। आप चाहे इसी कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स जी प्लेन में, इसी कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन में, लेकिन हम वाई जी प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग कंसिडर करेंगे। अब ये कंसिडर की है एक शीट ऑफ चार्ज, इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ रजिस्टर पे, ताकि आपको मज़ीद समझ लग जाए। इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे जैसे हमने इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज के केस में कंसिडर किया था। पहला क्वेश्चन कि कौन से कोऑर्डिनेट्स का रोल है इसको निकालने में, और दूसरा क्वेश्चन कि कौन से कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो इसमें कंसिडर होंगे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, और किस एक्सिस के अकॉर्डिंगली ये फैला होगा, ताकि हमें पता लगे कि एक्चुअली क्या वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही। ओके, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज का अब हम कंपोनेंट्स और वो जो सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी है, जो 2 चीज़ें हैं जो हमने देखनी है, 2 पॉइंट्स जो थे जो हम हर केस में देखते हैं, उनमें से दोनों को इंडिविजुअली कंसिडर करते हैं कि वो किस तरह से एग्जिस्ट करेंगे। अब क्योंकि ये शीट है, शीट 2 डायमेंशनल स्पेस में स्प्रेड आउट होगी, तो इसलिए हम इसके कंपोनेंट्स और दूसरा ये कि कौन से कोऑर्डिनेट्स का रोल है इसको इंक्लूड करने में, वो चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए कंसिडर करें कि जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है वाई जी प्लेन में, आप कोई से भी 2 एक्सिस को लेके उस प्लेन में कंसिडर कर सकते हैं। यू कैन कंसिडर योर शीट इन एक्स जी प्लेन, यू कैन कंसिडर योर शीट इन वाई प्लेन। जिस मर्ज़ी प्लेन को उठा लें,
आपका आंसर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सेम ही आएगा। तो इसके लिए मैंने जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है वाई जी प्लेन को कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये कंसिडर कर लें, ये वाई है, ये पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन है, ये नेगेटिव वाई की डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव जी की डायरेक्शन है और ये नेगेटिव जी की डायरेक्शन है, और आउट ऑफ द पेपर एक्स की डायरेक्शन है और इनटू द पेपर वाई की नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन है। तो अब क्योंकि ये इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है, तो मैंने ये कंसिडर किया है कि ये शीट जो है वो एक्स और जी प्लेन में फैली हुई है इन्फिनिट ड्यूरेशन में, यहाँ इन्फिनिट डायमेंशन में। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स तीनों ही इन्फिनिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे आपको बेशक वो लिमिटेड शीट नज़र आ रही है, लेकिन ये लाइंस आपको बता रही हैं कि ये इन्फिनिट हैं इनफैक्ट। तो इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए हम अगर ये कंसिडर करें इससे पहले कि ये जो शीट है, जैसे अगर ये प्लेन शीट है मेरे पास, ये शीट है प्लेन पड़ी हुई। अब इस शीट को मैंने इस तरह से लिया हुआ है, मतलब अगर मैं इस तरह से रखूं, इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से रखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि वो किस तरह से एक्सटेंड करेंगी। यानी अगर मेरे पास ये शीट है, ये इसकी डिफरेंशियल विड्थ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनफैक्ट इस तरह से होगी, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शंस में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और इसी तरह से ऊपर भी इसी तरह होगी और डाउनवर्ड्स भी इसी तरह से होगी, ठीक है। वैसे इसको हम कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ लेफ़्ट और राइट को कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ़्ट और राइट एग्जिस्ट करे, क्योंकि ये इन्फिनिट है, तो ये हमें नहीं पता कि यह कहाँ पे जाके ये एग्जिस्ट करेगी। इस वजह से इसको हम इग्नोर करते हैं, सिर्फ हम ये वाली कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं जिस तरह मैंने आपको कन्फिग्रेशन बताई है उस तरह पकड़ें अगर शीट को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट करेगी। अब हम ये देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर शीट जो है वो वाई जी डायमेंशन में, वाई जी प्लेन में पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये होगा, ये एक्चुअली यहाँ पे ये जो एक्सटेंड हो रही है, ये ना कंसिडर करें कि ये एक्स डायमेंशन में है, एक्स डायमेंशन में कुछ भी नहीं है, एक्स डायमेंशन में ज़ीरो है, सिर्फ और सिर्फ ये वाई जी प्लेन में, ये नेगेटिव वाई में है और ये पॉजिटिव वाई में है, ये ये नेगेटिव जी में है और ये पॉजिटिव जी में है, और ये पॉजिटिव वाई में है और ये नेगेटिव वाई में है। तो अगर हम ये कंसिडर करें कि सबसे पहले कि ये स्मॉल डिफरेंशियल लेंथ विड्थ की हमने एक रीजन लिया है, ठीक है। और इस रीजन पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये रीजन ही हम ले लेते हैं, ठीक है। इसका इफेक्ट हम ले लेते हैं, ये एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, चलें इसी पर पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। बल्कि इससे पहले हम ये देखते हैं कि दो क्वेश्चंस जो थे हमारे सिमेट्री के, उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन में से यही था, जैसे पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि कौन से कोऑर्डिनेट का रोल है इसको चेंज करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और कौन से कोऑर्डिनेट का रोल नहीं है, और दूसरा कि कौन से कंपोनेंट्स इसमें हम निकालेंगे और कौन से नहीं निकालेंगे। जिस प्लेन में ऑब्वियसली ये लाई करेगी उसके हिसाब से हम कंपोनेंट्स जो हैं वो निकालेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट्स का रोल इसके अंदर इसके चेंज होने में एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने लाइन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, इसी तरह अब हमारे पास ये 2 डायमेंशनल स्पेस में है, तो बारी बारी देख लेते हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एग्जिस्ट करती है शीट। तो पहले देख लेते हैं एक्स का रोल। तो एक्स जो है ये आउट ऑफ द पेपर है, और एक्स डायरेक्शन में जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जाएंगे इसको, जैसे अगर मैं एक्स डायमेंशन के अलॉन्ग मूव करता जाऊँगा, तो ये शीट ऑफ चार्ज है क्योंकि, ठीक है। तो क्योंकि ये शीट ऑफ चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्ज मौजूद है उसकी वजह से वो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जैसे जैसे चार्ज से मूव होते जाएंगे वैसे वैसे फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट का बहुत ज़्यादा रोल है इसके अंदर, इसको निकालने में, जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब क्योंकि एक्स ज़ीरो है, तो अगर नेगेटिव डायमेंशन में भी इंक्रीज़ करें एक्स को, तो फिर भी यही सेम इफेक्ट आएगा, सिर्फ उसका साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा।
एक चीज़ हमें यहाँ से पता लगी कि एक्स जो कोऑर्डिनेट है उसका रोल है। दूसरा बाकी डायमेंशंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये वाई डायमेंशन में इनफिनिट फैली हुई है, पॉजिटिव वाई में भी और नेगेटिव वाई में भी। तो चाहे जिस मर्जी कोऑर्डिनेट में वाई डायमेंशन में जाएं, चाहे वो एक्स के साथ वाई मतलब कि एक्स वाई डायरेक्शन में हो, एक्स की वैल्यू भी हो कुछ, वाई की वैल्यू भी हो, जी की वैल्यू भी हो, तो अगर हम वाई डायमेंशन में मूव करें तो उसका सेम इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अलॉन्ग वाई यहाँ पे रहता हूँ ज़ीरो कोऑर्डिनेट पर, तब भी फील्ड का सेम इफेक्ट होगा, चेंज नहीं होगी। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, नेगेटिव साइड पे भी सेम होगा, क्योंकि ये थ्रू आउट वाई प्लेन में वाई जी प्लेन में फैली हुई है। तो वाई कोऑर्डिनेट का इसको चेंज करने में कोई रोल नहीं है। इसी तरह से जी कोऑर्डिनेट का भी सेम आंसर है कि अगर जी डायमेंशन में के अलॉन्ग मैं मूव करता जाऊंगा, चाहे सिर्फ आपके कोऑर्डिनेट्स आपका जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो जी कोऑर्डिनेट पे है, चाहे वो एक्स वाई के अलॉन्ग भी है, जैसे जैसे मैं जी के अलॉन्ग मूव करता जाऊंगा सेम फील्ड ही रहेगी, क्योंकि ये जी डायमेंशन में भी इन्फिनिट डायमेंशन में फैला हुआ है, पॉजिटिव जी डायरेक्शन में भी और नेगेटिव जी डायरेक्शन में भी। तो इसको चेंज करने में कोई रोल ये प्ले नहीं करता। वाई जी प्लेन का कोई रोल नहीं है, वाई जी एक्सिस कोऑर्डिनेट्स का सिर्फ एक्स एक्सिस का रोल है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि किस एक्सिस के अकॉर्डिंगली ये फील्ड जो है वो चेंज हो रही है, किसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं हो रही, किसके अकॉर्डिंगली ये फिक्स्ड है। तो अब हाँ, ये ज़रूर याद रखें कि ये जो हमने चीज़ निकाली है वो हम जब एक कोऑर्डिनेट का निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक्स का निकाला, तो उसमें वाई और जी की कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू लेके हम उसके अकॉर्डिंगली एक्स को चेंज करते हैं। इसी तरह से अगर मैं वाई का निकालना चाहूँ तो बाकी दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको मैं फिक्स करके वाई की वैल्यू चेंज करके फिर चेक करूँगा कि क्या फील्ड चेंज हो रही है कि नहीं, एंड सेम गोज़ फॉर जी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन से कंपोनेंट्स इसको निकालने में मदद करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस कंपोनेंट के थ्रू हमें एक्सप्लेन होगी इस केस में, क्योंकि ये वाई जी प्लेन में है तो किस कंपोनेंट का निकालना ज़रूरी है। ठीक है। अब क्लियरली हमें ये पता लग रहा है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, अच्छा अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में अगर मैं निकालना चाहूँ एक्स का कंपोनेंट निकालना चाहूँ, तो वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, ई एक्स फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आती है ई एक्स। ठीक है। अगर मैं तो एक्स कंपोनेंट का रोल तो होगा ही होगा, बाकी के दो कंपोनेंट्स को भी देख लेते हैं कि बाकी दो कंपोनेंट्स का क्या रोल होता है। अब हम बात करते हैं वाई कंपोनेंट की। तो अगर ये इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये स्मॉल विड्थ मैंने ली है और ये भी स्मॉल विड्थ ऑब्वियसली दूसरी डायमेंशन में भी होगी, सेम डिस्टेंस पर ये भी सेम विड्थ का कोई ना कोई ये हिस्सा जो है वो ज़रूर मौजूद होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी पर इसका जो इसका अफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो देखना चाहूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस केस में ये और ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। सेम डिस्टेंस सेम डायमेंशन में ये दोनों, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये दोनों आपस में मिलके, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में होगा और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, तो ये दोनों मिलके कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड करें आप। जैसे अगर मैं इसका कोई भी स्मॉल पोर्शन लेता हूँ, इस स्मॉल पोर्शन का इस पॉइंट पर वही सेम इफेक्ट होगा जो कि उसी स्मॉल पोर्शन का जो इससे सिमिलर है दूसरी डायरेक्शन में, लेकिन ऑपोजिट डायमेंशन में। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से आएगी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से आएगी, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पर है जो कि है वाई, और सेम ही जी डायमेंशन में है, मतलब कि जी एक्सिस में भी सेम वैल्यू है इसकी, तो इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम एक्सप्लेनेशन गोज फॉर जी डायमेंशन में जो भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ये जी के अकॉर्डिंगली भी है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ कि अब जी की वैल्यू चेंज हो गई है यहाँ पर, अब ये यहाँ पे है कुछ कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं इस पॉइंट का निकालना चाहता हूँ, इस पॉइंट परफेक्ट निकालना चाहता हूँ, तो ये फील्ड लाइन यहाँ से ये आएगी और इसी तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ से ये आएगी, सॉरी जी की
ये तो y के कॉरस्पॉन्डिंग हुई, z के कॉरस्पॉन्डिंग इसके जो नेगेटिव एक्सिस है, नेगेटिव z, उसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल z जो है ये जैसे अगर मेरा z पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये z के अकॉर्डिंगली है, तो अगर फील्ड लाइन यहाँ पे आती है पॉजिटिव साइड पर, तो इसी तरह से नेगेटिव डायमेंशन में भी सेम डिस्टेंस पर कोई ना कोई फील्ड लाइन होगी जो कि इसको कैंसिल आउट करती होगी। तो इसी तरह करते करते सारी अलोंग जी लाइन सारी की सारी फील्ड जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। सेम गोज फॉर वाई डायमेंशन में भी सारी अलोंग वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारी की सारी फील्ड लाइन जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इसलिए इनका कोई भी रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी और सिर्फ जो एक्ट करेगी वो करेगी अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि आउटवर्ड्स आउट ऑफ द पेपर है। इस केस में आप अगर फॉर एग्जांपल एक्स और जी प्लेन को लेते हैं तो उसमें वाई एक्सिस का रोल होगा। अगर एक्स जी प्लेन को लेते हैं तो उसमें जी एक्सिस का रोल होगा। एंड सेम गोज, मतलब जिस भी डायमेंशन में जिस प्लेन में आपकी शीट पड़ी होगी उससे ऑर्थोगोनल यानी जो नॉर्मल होगा प्लेन, उस फील्ड का उस एक्सिस का रोल होगा मेन फील्ड को निकालने के लिए। तो यहाँ से हम ये सिंपल इस पूरी डिस्कशन से ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि जोन सा एक्सिस उस शीट के प्लेन के ऑर्थोनॉर्मल होगा, वही उसी का रोल और उसी की डायमेंशन जो है वो कंसिडर होगी। जैसे अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो हम अभी थोड़ी देर में निकालते हैं। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है उसमें जो भी वैल्यू निकलती है उसमें जो वो होगा जो इसका यूनिट वेक्टर होगा यानी डायरेक्शन बताने के लिए, वो इसके ऑर्थोनॉर्मल होगा, ठीक है। अगर जैसे इस केस में वाई प्लेन पे शीट एक्सिस करती है तो उसके नॉर्मल जो कि एक्स एक्सिस में है इसका रोल होगा, यानी इस डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर यानी उसकी डायरेक्शन होगी। अगर एक्सी प्लेन में एग्जिस्ट करती है शीट तो उसके ऑर्थोनॉर्मल है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी। इसी तरह से अगर एक्सी डायमेंशन में प्लेन एक्स वाई प्लेन में शीट पड़ी हुई है तो वो जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट वेक्टर होगा यानी उसकी डायरेक्शन जो होगी वो उसके ऑर्थोनॉर्मल यानी कि जी एक्सिस में होगी। तो आई होप इस डिस्कशन से आपको थोड़ा आइडिया हो गया है कि हम ये दो क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको ना समझ लगे तो आप ऑनलाइन सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी हमने ये सारी देख लिया है, इसका जनरल दो क्वेश्चंस का आंसर देख लिया है कि वो कौन से डायमेंशन होगी और कौन से कंपोनेंट होंगे जो कि इसको निकालने में मदद करेंगे। जो हमारा आंसर है एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे, इस केस में एक्स डायरेक्शन में है। ये याद रखें कि इस केस में है। आप अगर कोई और बुक उठा के देखेंगे या कोई और नोट्स पढ़ेंगे तो हो सकता है वो वाई डायमेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग हो। उस केस में एक्स सी प्लेन को कंसिडर किया होगा, और हो सकता है किसी बुक में या किसी नोट्स में आपको जी के अकॉर्डिंगली किया हो, दी हो वैल्यू, उस केस में एक्स वाई प्लेन में शीट जो है वो कंसिडर की होगी। सो आप जिस मर्जी प्लेन में कंसिडर करें, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जिस मर्जी प्लेन में कंसिडर करें उसके ऑर्थोनॉर्मल जो एक्सिस होंगे उसके कंपोनेंट और उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एग्जिस्ट करेंगी, बोथ डायरेक्शन में, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ये शीट को आपके सामने रख के दिखाया था कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं। वो एक्चुअली वो उसकी वजह ये है, ठीक है, वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे एग्जिस्ट करने की वजह ये है। तो अब हम देख लेते हैं कि अब हम कंसिडर करते हैं वही एक पॉइंट चार्ज P जो कि x, इस केस में x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये x एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, इसमें y या z कंपोनेंट भी कोई मौजूद हो, ठीक है। तो ये सिर्फ आसानी के लिए हम जो है वो कंसिडर कर रहे हैं कि ये x डायरेक्शन में ये पॉइंट जो है वो मौजूद है। अगर ये x डायरेक्शन में पॉइंट मौजूद है तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बनेंगे x00, और हमारे पास जो ये क्या कहते हैं, ये जो शीट ऑफ चार्ज है, अगर हम शीट ऑफ चार्ज को से एक डिस्टेंस इसका लें, इसका डिस्टेंस बनता है r डैश और इसका डिस्टेंस बनता है, इसका डिस्टेंस तो
एक्स डायरेक्शन में एक्स ही होगा, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस शीट ऑफ चार्ज अगर यही हम कंसिडर करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर डिफरेंशियल विड्थ की एक लाइन जो है वो कंसिडर कर लें, इस साइड पर भी होगी उतनी ही जितनी उस साइड पे होगी, तो अगर हम इस शीट ऑफ चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालें तो वो बनता है एक्स स्क्र प्लस वाई डैश स्क्र, क्योंकि वो कैसे कि ये हमारे पास इस टाइम ये डायमेंशन हमें पता है और ये डायमेंशन भी हमें पता है, ये डायमेंशन फॉर एग्जांपल वाई डैश है तो ये डायमेंशन x है, तो डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला r इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई डैश स्क्र का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई इस आर की। ठीक है, अब हम बाकी चीज़ें और ये जो एंगल बनाता है ये इसके साथ इस पॉइंट के साथ वो बनता है थीटा। ये थीटा अननोन वैल्यू है हमारे लिए, हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमें पता है कि ये जो शीट है इस पूरी शीट पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है रो एस। हमें ये दो मेन चीज़ें पता है कि एक तो आर की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस क्या है इसका इस पॉइंट से, और दूसरी के इस शीट पे चार्ज जो है वो किस हिसाब से फैला हुआ है, उसको उस क्वांटिटी को हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ये सरफेस की बात हो रही है, तो सरफेस पे जो चार्ज फैला हुआ है उसकी ही वैल्यू जो है वो कंसिडर होगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय दैट डिफरेंशियल विड्थ ऑफ दैट शीट जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ इस स्मॉल पोर्शन की बात कर रहे हैं। अब जब हम पूरी शीट का निकालेंगे तो हम ऑब्वियसली इंटीग्रेट कर लेंगे, सम अप कर लेंगे सारी वैल्यूज़ को। तो इस केस में हम स्मॉल विड्थ ऑफ शीट जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो सरफेस चार्ज डेंसिटी और दूसरा के डिस्टेंस फार्मूला से उसकी वैल्यू आर की वैल्यू है। और अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हिसाब से, यानी कि इस शीट के हिसाब से अगर मैं स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस शीट लूँ, इस पॉइंट इस पोर्शन का जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी गिवन बाय सॉरी इस पूरी इन्फिनिट लेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी गिवन बाय दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला बाय ये चार्ज। इस केस में चार्ज होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा मल्टीप्लाई बाय डी वाई डैश और डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय आर और मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी वो निकलेगी दैट अगर आपको फार्मूला याद है तो उस केस में हम वो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर आर मैग्नीट्यूड सॉरी मल्टीप्लाइड बाय दैट वेक्टर जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास जो वेक्टर पॉइंट करेगा इसको दैट विल बी गिवन बाय कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा जो है वो होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जैसे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज गिवन बाय कॉस ऑफ थीटा। तो बेस इस केस में हमारे पास x है और थीटा हाइपोटेन्यूज जो है वो गिवन बाय r है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो अगर ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा की ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रो सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइड डैश ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर। तो ये सेपरेट हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अब ये हमने डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए निकाला है, यानी इस डिफरेंशियल विड्थ के लिए निकाला है। अगर हम पूरी की पूरी शीट के लिए निकालना चाहेंगे इन 2 डायमेंशनल स्पेस तो हमें ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना पड़ेगा अलॉन्ग द होल एक्स एक्सिस, क्योंकि हम इस केस में जो हमारा कंपोनेंट निकलेगा और जिस एक्सिस के अकॉर्डिंगली ये एक्ट कर रहा है यानी चेंज हो रही है, हम सिर्फ एक उस एक्सिस को कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने जो शुरू में निकाली है वैल्यू कि सिर्फ एक एक्सिस के अकॉर्डिंगली ये चेंज हो रही है वैल्यू दैट इज़ एक्स एक्सिस, और एक ही कंपोनेंट इसका निकलता है। एक तो हमने कंपोनेंट निकाल के इसमें पुट कर दिया, इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब दूसरा काम हमारे पास ये है कि हमने पूरी की पूरी शीट की वैल्यू निकालनी है, पूरी शीट के अकॉर्डिंगली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या बनती है। तो इन सारों का इफेक्ट, ये तो हमने स्मॉल विड्थ ऑफ स्ट्रिप जो है सॉरी स्मॉल विड्थ ऑफ दैट शीट उसको कंसिडर किया, लेकिन अगर हम पूरी की पूरी शीट को कंसिडर करें तो हमें ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना पड़ेगा अलॉन्ग द होल एक्स डायमेंशन।
तो वो x की जो लिमिट्स आती हैं वो -∞ टू इन्फिनिटी आती हैं, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला शीट हमारे पास ये वैल्यू आती है tan इनवर्स y डैश ओवर x। अब tan इनवर्स y डैश ओवर x में इन्फिनिटी और -∞ पुट करें तो इनफैक्ट इसकी दो वैल्यूज़ आती हैं। ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर हम पॉजिटिव को कंसिडर करें तो उसकी वैल्यू आती है रो एस ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर नेगेटिव को कंसिडर करें तो वो आती है नेगेटिव ऑफ रो एस ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी ये दो वैल्यूज़ जो आती हैं हमारे पास प्लस माइनस वैल्यूज़, वो अगर हम ये कंसिडर करें, क्योंकि ये अभी एम्बिग्यूटी है हमारे पास कि हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बात करें यानी आउट ऑफ द पेपर बात करें या इन टू द पेपर बात कर रहे हैं, तो अगर हम हमारा पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा यानी पॉजिटिव एक्स डायमेंशन में लाई करेगा तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव यानी इनटू द पेपर लाई करेगा तो हमारी जो वो वैल्यू है वो नेगेटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो एट द एंड हम जब इसको इंटीग्रेट करें, चाहे वो आप एक्स कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग करें, यानी आपका अगर जो शीट है वो एक्स वाई जी प्लेन में पड़ी हुई है तो ऑब्वियसली आपका एक्स कंपोनेंट निकलेगा और एक्स डायमेंशन में हमारे पास ये वैल्यू निकलती है। अगर आपकी जो शीट है वो वाई जी प्लेन में सॉरी एक्स वाई प्लेन में पड़ी हुई है तो वो जो कंपोनेंट निकलेगा वो जी के अकॉर्डिंगली होगा, और अगर आपकी शीट जो है वो एक्स वाई प्लेन में सॉरी अगर एक्स सी प्लेन में पड़ी हुई है तो जो आपका कंपोनेंट निकलेगा वो अलॉन्ग वाई एक्सिस निकलेगा। तो एक तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल ली है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया है फील्ड का, लेकिन दूसरी चीज़ जो देखने वाली है वो है इसका एंगल सॉरी इसकी डायरेक्शन। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जो भी क्योंकि ये अलॉन्ग दी इस केस में अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही एक्ट करता है, तो इस वजह से ये इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा आउट ऑफ द पेपर होगी, या इनटू द पेपर होगी या आउट ऑफ द पेपर होगी, यानी कि अलॉन्ग द जी एक्स एक्सिस होगी इस केस में, क्योंकि ये वाई जी प्लेन में पड़ा हुआ है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जिस भी प्लेन में आपकी शीट पड़ी होगी उसके ऑर्थोनॉर्मल जो एक्सिस है, इस केस में इसके ऑर्थोनॉर्मल एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो उसके ऑर्थोनॉर्मल जो एक्सिस है वही उसकी डायरेक्शन होगी। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि ये जो वैल्यू निकली है रो एस ओवर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ए यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर एन का मतलब है कि नॉर्मल टू दिस जो शीट पड़ी हुई है उसके नॉर्मल जो कोऑर्डिनेट होंगे उसके अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन होगी, चाहे वो पॉजिटिव में है चाहे वो नेगेटिव में है। तो अगर इसकी डायरेक्शन जो है वो अगर वो जो पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है या जो भी चार्ज पड़ा हुआ है वो उसके पॉजिटिव साइड पर है तो यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, अगर नेगेटिव साइड पर है तो नेगेटिव आएगी। तो हमारे पास ये इसका टोटल आंसर बनता है। तो इसी तरह से एक और चीज़ यहाँ पे ऑब्ज़र्व करके लिखी हुई है कि अगर आपका x की वैल्यू जो है वो इस केस में x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ कंसिडर किया, अगर किसी एक फिक्स प्लेन पे पड़ी हुई है बिटवीन 0 एंड a कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों को ऐड अप करके आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है रो एस ओवर एप्सिलॉन नॉट ए एक्स अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। इसको भी आप एक दफ़ा और जो है वो ऑब्ज़र्व कर लें, एक दफ़ा इस पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ लें। तो इन शॉर्ट इन समरी हमने सबसे पहले कूलम्स लॉ पढ़ा और उसमें से फोर्स निकाली, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन देखी, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज उसको ऑब्ज़र्व किया। यहाँ पे दोबारा से इसको देखते हैं वो कहाँ पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने देखा, उसके अकॉर्डिंगली हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया और उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो निकाली डिफरेंट केसेस में। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, उसकी बेसिक डेफिनेशन निकाली, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है वो हमने निकाल ली यहाँ पर कि किस तरह से निकालते हैं वो सीखा हमने। इसके बाद हमने फील्ड फ्रॉम कॉन्टीन्यूस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा कि वॉल्यूम चार्ज अगर आपके पास गिवन है एक वॉल्यूम चार्ज गिवन है और उसके अकॉर्डिंगली एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है कहीं पर, तो उस पूरे वॉल्यूम का इफेक्ट उस पॉइंट चार्ज पर क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से एग्जिस्ट करेगी उसके अराउंड, और
दूसरा हमने फिर देखा था दूसरा केस लाइन ऑफ चार्ज वाला, कि अगर एक पूरी कॉन्टीन्यूस लाइन ऑफ चार्ज है, इस केस में वो जी एक्सिस के अलॉन्ग थी, तो उसका पूरा तो कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। और इन सब को असाइड फ्रॉम दिस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर हमारे पास कोई और केस है तो उसके लिए हमें ये चीज़ लाजमी देखनी पड़ेगी। दो केसेस को लाजमी देखना पड़ेगा कि एक तो ये कि कौन से कोऑर्डिनेट्स इसको कौन से कोऑर्डिनेट्स का रोल है इसको निकालने में, यानी कौन से कोऑर्डिनेट्स के अलोंग ये जो फील्ड है ये वेरी करती है और कौन से के अकॉर्डिंगली वेरी नहीं करती। एक क्वेश्चन का आंसर हमने ये देखना है, और वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन इस तरह से कि हम उसकी प्रॉपर एक डायग्राम ड्रॉ करें, जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, और उस डायग्राम को या उसको फिज़िकली थोड़ा सा हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। तो एक तो क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि कौन से कंपोनेंट्स के अलोंग जो है वो कौन से कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे उस फील्ड को निकालने के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जब हो जाएगा उसके बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हमारा आंसर जो है वो तब ठीक निकलेगा। तो ज़रूरी नहीं कि जैसे आपको यहाँ पर सी एक्सिस के अलॉन्ग दी हुई है लाइन ऑफ चार्ज की, तो ज़रूरी नहीं कि आपके डायरेक्टली जी एक्सिस पर ही लाइन ऑफ चार्ज दिया हो सकता है जी एक्सिस से हट के दिया हो, और यहाँ पे इन्फिनिट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इन्फिनिट लाइन दी हो, आपको कोई इन्फिनिट लेंथ की लाइन भी दी हो सकती है जो कि सिमेट्रिकली अलॉन्ग वन एक्सिस जो है वो पड़ी हुई है। तो उस केस में आपको वो निकालनी आनी चाहिए कोई वैल्यू जो भी गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही वैल्यू जो है वो निकालनी आनी चाहिए। और इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट बनता है शीट ऑफ चार्ज का भी। अब जैसे मैंने शीट ऑफ चार्ज आपको बताया है वाई जी प्लेन में अकॉर्डिंग टू योर बुक, इसी तरह से आपको मैंने कॉन्सेप्ट इसका भी दिया है कि ज़रूरी नहीं कि आपका वाई जी प्लेन में शीट पड़ी हो सकता है कि एक्स जी प्लेन में पड़ी हो सकता है कि एक्स वाई प्लेन में पड़ी हो। तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन होगी, और उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास उसके कंपोनेंट्स की वैल्यू जो है वो निकलेगी। और ये भी ज़रूरी नहीं कि ये इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज हो सकता है ये फिनिट लेंथ की हो, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, एक स्क्वायर शीट ऑफ चार्ज पड़ी हो। तो उस केस में आपने उसके अकॉर्डिंगली ही फिर वैल्यूज़ जो हैं वो निकालनी होंगी, डिड्यूस करनी होंगी। तो इस ये कैसे करेंगे इसको आप जब तक क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि ये किस तरह से करेंगे। ये तो सिर्फ एक जनरल केस दिया हुआ है। अब इसी जनरल केस के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आप डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो फिर ही आप इस चीज़ में एक्सपर्ट बन सकते हैं। आई होप इसको आप देखेंगे। इसको करने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रीमलाइन एंड स्केचेस को। हमारा चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड होता है। अब नेक्स्ट टाइम हम डिफरेंट चीज़ जो है वो देखेंगे, गॉसेस लॉ एंड अदर टॉपिक्स। तो इस चैप्टर के भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो करने की कोशिश करें आप। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर के पूछे हैं उसी तरह से इसके भी 30 क्वेश्चन हैं। अगर आप साथ साथ करते जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो साथ साथ सॉल्व होती जाएंगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में गॉसेस लॉ को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली क्या डिफरेंट जो है वो रूल जो हैं वो निकलते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर अंडरस्टैंड करें कि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स जैसे फील्ड के हिसाब से चार्ज डेंसिटी का मैंने बताया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का, वॉल्यूम चार्ज का, या फिर लाइन चार्ज का, तो वही सेम कॉन्सेप्ट्स को आगे भी यूज़ करेंगे हम। सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, दूसरे केस में हम हो सकता है फ्लक्स निकाल रहे हों, या हो सकता है हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हों, या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें निकाल रहे हों, लेकिन कॉन्सेप्ट्स यही होंगे, वही बार बार रिपीट होंगे। उनको सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज करके प्रेजेंट किया हुआ है, और इसमें कुछ भी नहीं।